तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मुझे देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? तो बच्चों फर्स्ट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। देखिए सेल में इलेक्ट्रोड्स का जितना ज़्यादा एरिया होगा तो कोलिजन उतना कम होगा। एक तरफ से पॉजिटिव आयन जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पॉजिटिव आयन्स का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कम होने लगेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस R इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। या ये कह लीजिए एरिया यदि ज़्यादा रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कम रहेगा। सेकंड रहता है ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस पर, तो बच्चों जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा कोलिजन होगा। इसलिए यदि डिस्टेंस जो है कम रहता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो भी कम रहता है, और यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। थर्ड, ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए बच्चों इस पे अपन में सेल में तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि डाइल्यूट H2SO और डाइल्यूट लेने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए यदि डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम रहेगा, और इसकी जगह यदि कंसंट्रेट रहेगा इलेक्ट्रोलाइट तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से ये फैक्टर्स जो हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो बच्चों ये फैक्टर्स हैं जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स। मतलब मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शन, करंट कैसे फ्लो करता है। तो बच्चों मेटल्स में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। मेटल्स में लार्ज नंबर में क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। जैसे किसी कंटेनर में आपने गैस ली तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। तो डेफिनेटली मेटल्स में इलेक्ट्रिक कंडक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लार्ज नंबर में होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। फिर सेकेंड यदि अपन बात करें बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ऐसा नहीं रहता कि एक जगह पर स्टेशनरी हैं। यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई का क्या मतलब है, मतलब मान लीजिए जो यहाँ पर अपन ने एक ये बैटरी ली और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया वायर से, तो ये एंड हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, मतलब यहाँ पर आपने इसको ऑफ रखा है।
स्वाभाविक ये प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, और ये स्पीड इतनी हाई होती है, ये स्पीड होती है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब अपन बात करें व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब अपन बोलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड these free electrons move randomly with a very high velocity 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। और कैसे मूव करते हैं ये? रैंडमली। लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकलते मेटल से, मेटल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब बार बार एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, इसका मतलब बार बार इनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0। इसलिए एक फिक्स डायरेक्शन में अपन बात करें, डेफिनेट डायरेक्शन में बात करें, तो इनकी वेलोसिटी क्या मानी जाती है? 0। तो अपन बात करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली with a very high velocity 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। बट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में यदि अपन इनकी वेलोसिटी बोले तो वो कितनी होती है? 0। फिर नेक्स्ट बच्चों, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देते हैं, मतलब यहां पर हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई प्लस टू माइनस। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसा मूव करने लगते हैं इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं पॉजिटिव आयंस का ऐसा मूवमेंट होता है, ये प्लस ऐसा मूव करते हैं। मतलब बार बार इन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इन पर क्या लगने लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। मतलब F इज इक्वल टू Q की जगह E आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इतना फोर्स लगने लगेगा, स्मॉल e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स जहां होता है वहां एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये एक्सेलरेट होंगे, मतलब वेलोसिटी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन फिर भी ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार इनका अपोजिट डायरेक्शन जो पॉजिटिव आयन आ रहे हैं उनके साथ क्या होता है? कोलिजन होता है। और किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन, मान लीजिए पॉजिटिव आयन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ये कॉलिजन हो गया, अब इसके बाद एक ये पॉजिटिव आयन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, तो फिर जाकर इससे कॉलिजन करेगा। तो किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन, इनके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन is called drift velocity. Average velocity of electron in the opposite direction of electric field between two successive collision with positive ions is called drift velocity. It is denoted by Vd, इसको Vd से डिनोट करते हैं। और बच्चों ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो प्रैक्टिकली देखा गया है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड होती है, 10 to the power -4 मीटर सेकेंड। और ये कब होती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन विद पॉजिटिव आयंस, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। और किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बाय टाउ। ये जो टाइम इंटरवल होता है
टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, ग्रीक लेटर है। व्हाट इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, राइट। फिर नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो अपन को देखना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फर्स्ट तो बनती है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय I। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है Q/T, क्योंकि रेट का मतलब पर सेकेंड। यदि कोई वायर है उससे T टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है Q, T में कितना Q, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा Q/T। ये जो 1 सेकेंड में फ्लो करता है इसी को बोलते हैं रेट, इसलिए अपन बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट जो है हम लोग उसको I से डिनोट करते हैं, और I का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, या चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर थर्ड, ये जो करंट है बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद ये एक्सेप्शन केस है वेक्टर्स का कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस पर यदि आप 3 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स यदि थीटा एंगल 30 डिग्री पर अप्लाई करें, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो उसके लिए आपको जो वेक्टर्स में आपने फॉर्मूला देखा ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वो अप्लाई करना पड़ेगा, तब रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर्स? R इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। A की जगह 3 रखोगे, B की जगह 4 रखोगे, थीटा की जगह 30, तब जाकर रिजल्टेंट फोर्स आएगा। लेकिन यदि एक वायर है और इसमें से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से कितना करंट जाएगा? तो प्रैक्टिकली देखा गया है ये टोटल करंट हो जाएगा 7 एम्पियर, मतलब ये सीधे जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं। तो ऐसा किस में होता है? स्केलर्स में। इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, भले ही मैग्नीट्यूड है, भले ही डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ, CGS यूनिट। बच्चों इसकी CGS यूनिट होती है एब एम्पियर, और SI यूनिट होती है एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1/10 एब एम्पियर। तो ये है एक्चुअल में करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मुझे बताना चाहिए आपको करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बाय I, और करंट डेंसिटी को J से। तो फर्स्ट तो होता है बच्चों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि कोई कंडक्टर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लीजिए A, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो A से यदि I करंट फ्लो कर रहा है तो यूनिट एरिया से कितना फ्लो करेगा? I/A। इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका मतलब करंट डेंसिटी के लिए डेफिनेशन क्या हो गई? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको बच्चों J से डिनोट करते हैं, और इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है I/A। J इज इक्वल टू I/A। नेक्स्ट जो बात बता रहा था मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही करंट यहाँ पर स्केलर है, लेकिन ये जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ, ये जो करंट डेंसिटी है इसकी यूनिट यदि अपन बात करें, यूनिट, और वो भी SI यूनिट, तो वो होती है करंट की वजह से एम्पियर और एरिया की वजह से पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट होती है करंट डेंसिटी की, राइट।
इसके बाद पहले बच्चों इसको कॉपी करो आप लोग। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अपन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। जैसे कंडक्टर है, कोई वायर है और इससे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लेंथ L है और इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N है। व्हाट इज N? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N को अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों जरा सोचो आप, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए N, और यदि ये जो कंडक्टर मैंने बोला उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। तो इसमें से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यदि यूनिट वॉल्यूम में N है तो इतने वॉल्यूम में A इंटू L में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N इंटू A इंटू L, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने क्या निकाल लिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको मालूम है करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, और आपको पता है चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। Q इज इक्वल टू N ही होता है ना। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय T। तो यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं VD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, L अपॉन VD। यदि इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो ये जाएगा L अपॉन VD। इसका मतलब I इज इक्वल टू N की वैल्यू रख दीजिएगा, ये अपन ने निकाली है, स्मॉल n इंटू A इंटू L, स्मॉल n इंटू A इंटू L इंटू E। ये VD न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन L। L क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो I का फॉर्मूला मिल गया अपन को, N इंटू E इंटू A इंटू VD। इस फॉर्मूले में I क्या है, करंट थ्रू द कंडक्टर। व्हाट इज द N, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए सिल्वर आपने लिया, तो आपको मालूम है सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, उसके यूनिट वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। यदि आयरन बोलोगे तो उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे, लेकिन सिल्वर से कम रहते हैं। तो ऐसा N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ये रिलेशन मिलता है अपन को बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चों रेजिस्टेंस देखते हैं अपन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल सर्किट इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बच्चों हम लोग R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और दूसरी डेफिनेशन ये बनती है, यदि कंडक्टर है और उसके ये एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल V है, यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है I,
तो ये जो डेल वी और आई का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor to the current flowing through the conductor is called resistance। तो रेजिस्टेंस के लिए अपन जब बात करते हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन बोलते हैं वो दो तरीके से दी जा सकती है। फिर सेकेंड यदि अपन बात करते हैं बच्चों, तो इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का डेल वी अपॉन आई, या इसी को वी अपॉन आई बोल सकते हैं, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड यदि अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि V आपको पता है W/Q होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट के लिए नोटेशन अपन यूज करते हैं A, एम्पियर में मेजर करते हैं इसलिए A से। अब या अभी थोड़ी देर के लिए और I लिखे रहने दो, फिर अपन कर देंगे। फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू W के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को पता है ml² T-2, और चार्ज के लिए पता है आपको AT एम्पियर इंटू टाइम। भाई I इज इक्वल टू क्या था, Q/T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय I। तो आपको क्लियर है यहाँ पर कि ये करंट जो मैं बोल रहा था आपको डिनोमिनेटर में है, उसको अपन किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, A। तो कुल मिलाकर आपको मिल गया R इज इक्वल टू ml² T-2 अपॉन ये AT और A हो जाएगा A² इंटू टी, तो R इज इक्वल टू ml² T-3 A-2। ये हो जाएगा बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर फोर्थ, इसकी जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। ओम, राइट। तो ये है रेजिस्टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जब आपको रेजिस्टेंस पता है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और C इज इक्वल टू होता है एक्चुअली में 1/R। इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन की डेफिनेशन दी जाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, ये कंडक्टेंस नहीं कंडक्शन रहेगा, कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यहां पर डेफिनेशन बनती है इसकी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C इज इक्वल टू 1/R। तो मैं आपको ये बता ही रहा हूं, तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आपको पता था 1/R, तो जाएगा m-1 L-2 T3 और A2। और रहा सवाल इसकी यूनिट, तो होती है SI यूनिट। SI यूनिट, इसकी SI यूनिट हम लिखते हैं पर ओम, या इसी को बोलते हैं महो, सीमन भी बोलते हैं, सीमेन। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्शन, राइट। तो बच्चों इसमें डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है ये, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अपन को देखना है वो देखना डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।